तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप भूगोल विषय भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो कल आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, यानी कि 29 फरवरी, जी हाँ बच्चों 29 फरवरी 2024 को जो आपका जियोग्राफी का भूगोल का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर ये सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अगर आप पिछले 10 साल का पेपर उठा करके देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है बार बार रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस और हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। इस वीडियो पर मैं लाइक का टारगेट रखता हूं बच्चों, ठीक है। देखता हूं कि क्या ये लाइक का टारगेट अचीव हो पाता है, तो 1000 लाइक का टारगेट रखता हूं। देखता हूं कि क्या जियोग्राफी के इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि 1000 लाइक हमारा पूरा हो सकता है। देखते हैं आज, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी, और जिसको हिंदी में आप भूगोल भी बोलते हैं, और भूगोल सैद्धांतिक करके आपका जियोग्राफी का पेपर आता है बच्चों, ठीक है। और जियोग्राफी का जो आपका कल पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करें अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो आपका बोर्ड का पेपर कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज नंबर आपको देखने को मिलेगा, एक सेट नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा सेट नंबर 2 है बच्चों। इससे पहले एक सैंपल पेपर का वीडियो, यानी कि सेट नंबर 1 का जो सैंपल पेपर का वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। चैनल के आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अलग से ही हमने जियोग्राफी का प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसके अंदर जो भी हम सैंपल पेपर अपलोड किए हैं जियोग्राफी के, वो सारा आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी जरूर देख करके जाइएगा। डेफिनेटली कल के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों, ठीक है। इसके नीचे चले तो कुछ बेसिक चीज़ें रहेंगी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए परफेक्ट। इसके भी नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया गया है। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं कल जो आपका जियोग्राफी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुने। तो चलिए भैया कथन को पढ़ लेते हैं। आपका फर्स्ट जो आपका कथन दे रखा है, यानी कि स्टेटमेंट दे रखा है, वो कुछ इस तरह से है कि विश्व में चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है, ठीक है जी। और कथन नंबर 2 क्या कह रहा है कि राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण हो रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है तथा कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है बच्चों। क्योंकि भैया देखिए विश्व में क्या हो रहा है ना, चलवासी पशुचारक जो है उनकी संख्या घटती जा रही है, ओके बच्चों। और राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण भी हो रहा है। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर आपको मिलान करके बताना है। तो चलिए मिलान कर देते हैं भैया। यहाँ पर जो पहला है आपका आप्रवास, तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर 4th वाला, ठीक है। प्रवासी जो किसी स्थान पर आते हैं ये आप्रवास के अंदर आ जाता है। दूसरा है आपका उत्प्रवास। अब ये क्या होता है, ये होता है जिसके अंदर प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, ठीक है, ये आपका उत्प्रवास हो जाता है। फिर प्रतिकर्ष कारक कौन सा होता है प्रवास का, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला, ठीक है। ये बेरोजगारी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4th का हो जाएगा रहन सहन की अच्छी दशाएं, ठीक है। ये आपका अपकर्ष कारक के अंदर आता है प्रवास का। देखिए एक व्यक्ति प्रवास कब करता है, जब उसको रहन सहन की अच्छी दशाएं मिलती है, तो ये आपका प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आ जाता है। और एक व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ करके किस लिए जाता है, क्योंकि वहां पर बेरोजगारी वगैरह होती है, तो ये आपका अपकर्ष कारक के अंतर्गत आ जाता है बच्चों, ओके। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी का जो आपका सेकंड है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। यही आपका अगर बात करें आंसर की तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल की इस परिभाषा का संबंध किस भूगोलवेता से है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मानव भूगोल की इस परिभाषा का संबंध। अब ध्यान दीजिए बच्चों, मानव भूगोल की अगर बात करें ना तो इसकी डेफिनेशन बहुत सारी है। अलग अलग भूगोलवेताओं ने यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन दिया है मानव भूगोल का, ठीक है। उन्हीं में से एक एलएनसी सैंपल जी हुए हैं जिन्होंने कहा है कि मानव भूगोल होता है जिसके अंदर अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यह जो डेफिनेशन है मानव भूगोल की वो एलएनसी सैंपल की है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिकल एजुकेशन के, पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री सब्जेक्ट के 2020 सैंपल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, पर सब्जेक्ट के हिसाब से 20-20 सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अगर आप इनको लेते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, ठीक है। इन सैंपल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो इनका जो प्राइस है पर सब्जेक्ट के हिसाब से 199 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो आपको 50% का भारी छूट यानी कि डिस्काउंट देखने को मिलेगा और केवल 99 रुपीज़ में आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको 50% का भारी छूट डिस्काउंट लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद आपको एक कूपन कोड बताना पड़ेगा जो कि है आपका VSP07। और यहाँ पर 3 ऑफर चल रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सैंपल पेपर से संबंधित 3 ऑफर चल रहे हैं, जैसे कि अगर आपको तीनों सब्जेक्ट का एक ही साथ सैंपल पेपर लेना है कॉम्बो ऑफर में, ठीक है, तो केवल 269 रुपीज़ में आपको यहाँ पर कॉम्बो ऑफर में 3 सब्जेक्ट का मिल जाएगा 60 सैंपल पेपर, ठीक है। अगर आपको 2 सब्जेक्ट का एक साथ लेना है तो 190 रुपये में 190 रुपीज़ में आपको यहाँ पर 40 सैंपल पेपर्स, ये तो 60 रह गया आपका, ये 40 सैंपल पेपर्स बोले तो 2 सब्जेक्ट का सैंपल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको एक सब्जेक्ट का लेना है तो 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, इसमें आपको केवल 20 पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे सैंपल पेपर हिंदी में भी है और प्लस में इंग्लिश मीडियम में भी है, तो जो भी मीडियम है आपका उसके अकॉर्डिंग आप इन सैंपल पेपर्स को बाय कर सकते हैं और अपनी पेपरों की तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। क्योंकि बच्चों ये केवल एक सैंपल पेपर्स नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं, आज तक का जो भी हमारा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जो हमने पढ़ा है समझा है, ठीक है, वो सारा चीज़ इन सैंपल पेपर्स के माध्यम से हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, पहले में आपका कथन दे दिया है कि लोग प्राचीन नगरों, किलों, महलों तथा प्राचीन गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं, ठीक है जी। कारण कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कथन और कारण कह रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों वक्तव्य सही है तथा वक्तव्य 2 जो है वक्तव्य 1 की सही व्याख्या करता है। तो देखिए लोग जो होते हैं वो प्राचीन नगरों को, किलों को, महलों को तथा प्राचीन गिरजाघरों को देख करके आनंद उठाते हैं। आप भी जरूर कहीं ना कहीं गए होंगे किसी महल को देखने के लिए, किसी चर्च वगैरह को देखने के लिए। जब आप ये देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है बच्चों। अब यहाँ पर कारण कह रहा था कि किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है ये, तो कोई भी क्षेत्र का इतिहास अगर आपको जानना है तो उसके लिए यही अट्रैक्शन प्लेस होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि दोनों ही सही है और जो आपका कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि किस क्षेत्र के क्रियाकलाप के अंतर्गत उच्चतर स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले कार्य शामिल है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पंचम क्रियाकलाप बच्चों। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखिए यहाँ पर क्या है
कि विच सेक्टर्स एक्टिविटीज इंक्लूड हायर लेवल डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, तो वो हो जाएगा आपका फिफ्थ एक्टिविटी। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कल के पेपर के लिए, ध्यान से सुनिएगा। वो प्रो टिप आपका ये है कि भैया जो कल आपका पेपर होगा ना, उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिंदी मीडियम में, तो उसके साथ साथ आप इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन भी जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हिंदी में आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके अंदर पर्यायवाची शब्द दे देता है, जिससे कि बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है अरे सर जी क्या दे दिया, ये तो पगला दिया है हमको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका इंग्लिश मीडियम में भी एक बारी रीड कर लेना है कि वही क्वेश्चन इंग्लिश में क्या कह रहा है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में रीड करेंगे ना, तो आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि आंसर यहाँ पर क्या लिखना है। ये प्रो टिप है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइन जलमार्ग किन देशों से होकर गुजरता है? तो जो राइन जलमार्ग है बच्चों, वो आपका जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के गुजरता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि किस वर्ष जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको आप गेट कहते हैं, इसको विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में रूपांतरित किया गया? तो 1995 में जो आपका गेट था उसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया आपका WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 1995 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात अधिकतम एवं निम्नतम है? ठीक है, यानी कि आपको बताना है 2011 का जो जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टेट है जहां का जो सेक्स रेशियो है ये हाइयर है, और कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका सेक्स रेशियो लोअर है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो वो है भैया यहाँ पर आपका केरल एवं हरियाणा। केरल के अंदर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात देखने को मिला था, और हरियाणा के अंदर सबसे कम लिंग अनुपात हमें देखने को मिला था बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1872 के अंदर पहली बार भारत के अंदर सेंसस यानी जनगणना देखने को मिला था। अब हम लोग आ गए 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको दे रहा है। पहला स्टेटमेंट यानी कथन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अनुसूचित भाषाएं वे भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है जी, और दूसरा कथन कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 सही है, एवं कथन 2 जो है पहले कथन का सही समर्थन करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 दे रखा है, स्टेटमेंट नंबर 2 दे रखा है, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि महानगर किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला होमवर्क है आज की इस वीडियो का। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा और सबसे करेक्ट आंसर होगा उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो जो कृषि क्षेत्र होता है बच्चों, उसके अंदर जो आपका धरातलीय जल होता है। अब आप बोलेंगे सर जी धरातलीय जल क्या होता है? तो देखिए बच्चों, ये हमारी धरती है, और धरती के अंदर जो है पानी है। ठीक है, हम ऐसे खोदते हैं तो पानी निकल जाता है ना, पानी इस तरह से फक 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 निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो पानी निकल रहा है ये धरातल के अंदर से यानी जमीन के अंदर से निकल रहा है। तो ये पानी जो ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली जो हम ये पानी इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? तो कृषि के लिए यानी फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि इतना बड़ा मेरा खेत है, अब यहाँ पर मैंने कोई फसल उगाया। ठीक है, अब फसल जब उगाया तो उसको पानी चाहिए। अब पानी के लिए हम बारिश पर तो ज़्यादा डिपेंड रह नहीं सकते कि भैया बारिश होगा तो उसी से मेरा यहाँ पर खेत के अंदर पानी जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एकदम बोरवेल कर देते हैं और उसके अंदर से एकदम फक 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 पानी निकालते हैं,
मोटर की सहायता से और वो पानी हम अपने खेत में डालते हैं। तो पानी कहाँ से आ रहा है? वो पानी आपका जमीन के अंदर से आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो आपका धरातलीय और भौम जल होता है, इसका सर्वाधिक जो इस्तेमाल होता है वो होता है कृषि क्षेत्र के अंदर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इन विच एरिया इज सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूज द मोस्ट, तो वो हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो का दूसरा होमवर्क जो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी, कि हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सतलुज नदी पर, व्यास नदी पर, महानदी पर या फिर नर्मदा नदी पर? कौन सा बच्चा बताएगा यहाँ पर कमेंट करके, एक बारी मैं देखना चाहूंगा। और जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का निशान दूंगा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि पेट्रोलियम भंडार भारत के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो जो पेट्रोलियम भंडार है बच्चों, वो आपका भारत का जो असम है, गुजरात है, मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र और असम के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं। किसके भंडार बच्चों? पेट्रोलियम के भंडार। ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व जिसको आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बता रखा है कि प्रश्न संख्या 15, 16 और जो 17 है ये ग्राफ पर आधारित होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ दे दिया है, पहले इसको स्टडी करना है और इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना है। तो चलिए पहले यहाँ पर जो ग्राफ दे रखा है इसको स्टडी कर लेते हैं। इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे तो बता रखा है शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, और अगला है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बता रखा है जो प्रतिशत में है, और यहाँ पर आपका वर्किंग पॉपुलेशन का एज बता रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसी से संबंधित पहला क्वेश्चन आपका बन गया है। क्या बना है भैया कि ग्राफ से निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाया जा सकता है? तो ग्राफ के अंदर से जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन तेजी से बूढ़ी हो रही है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ग्राफ के बेस पे, चित्र के बेस पे क्वेश्चन आएगा, ये फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर ध्यान से आपको एनालाइज करना होता है बच्चों। एक बार आपने ध्यान से एनालाइज कर लिया इस ग्राफ को, इस चित्र को, जो भी आपका क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, तो आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं, आप करेक्ट आंसर ही लिखेंगे। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ग्राफ में दर्शाए गए रुझानों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां जल्दी ही उत्पन्न होने की सबसे अधिक संभावना है? तो वो है बच्चों आपका यहाँ पर R&S, यानी कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर दबाव बढ़ेगा और बुजुर्गों की सहायता के लिए कामकाजी उम्र की आबादी पर बढ़ा हुआ बोझ हमें देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा और R और S जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सी वाला जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, यदि X में यह स्थिति मौजूद है तो सभी क्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए X को निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित करना चाहिए? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विदेशी श्रमिकों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए खुली आप्रवासन नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर। इसके अंदर हमसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 18वां और 19वां जो होने वाला है ये आपका सोर्स बेस्ड होने वाला है, यानी कि स्रोत आधारित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक करके। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पर जो आपको गद्यांश दिया गया है बच्चों ये आपका बंदरगाहों यानी कि सी पोर्ट से रिलेटेड होने वाला है। स्टार्टिंग की कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि प्राचीन काल से ही बंदरगाहों का उपयोग होता रहा है। यूरोपीय व्यापारियों के आने और अंग्रेजों द्वारा देश के उपनिवेशीकरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में बंदरगाहों का उद्भव महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस तरह से बंदरगाह को लेकर के, सी पोर्ट को लेकर के आपका यह गद्यांश दिया गया है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि बंदरगाह होता क्या है,
तो उन बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप ऐड कर देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि बंदरगाह होता क्या है बच्चों। तो देखिए, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फोटो बच्चों, ये है आपका एक्चुअल एक बंदरगाह, जिसको इंग्लिश में आप सी पोर्ट भी कहते हैं। अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो इस चित्र के अंदर आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से बहुत सारा कंटेनर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बारी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारा आपको कंटेनर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कार्गो बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कार्गो। पूरी दुनिया के अंदर जो 90% आज भी व्यापार होता है वो इसी के थ्रू होता है। ठीक है, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसके जो पार्ट पुर्जा आया होगा वो भी इसी तरह से किसी कार्गो में आया होगा, शिप के अंदर से, है ना। मैं ये वीडियो एक बारी आपको प्ले करके दिखाता हूँ, 1 मिनट, आपको और अच्छे से आइडिया यहाँ पर लग जाएगा बच्चों। ये बार बार ही प्रमोशन का आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप सैंपल पेपर लेना चाहते हैं तो वो भी जरूर ले लीजिएगा, इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आप देखिए इस तरह से आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारा का सारा सी पोर्ट जो है देखने को मिलेगा। ये एक बारी ना लैग कर रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। चलिए, तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों। ओके, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा आपको दिखा रखा है कि कार्गो क्या होता है, सी पोर्ट क्या होता है, सारा चीज यहाँ पर आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो यही एक्चुअली में आपका सी पोर्ट होता है, जिसके अंदर जो समुद्री जहाज होते हैं वो आते हैं, रुकते हैं, अपना सामान उतारते हैं और वापस से उनको अगर कोई सामान ले जाना होता है तो वो लोड करते हैं और लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेकर के भाग जाते हैं, आराम से वो सामान अपने ऊपर लोड करते हैं और आराम से जाते हैं। ठीक है, और सामान हाथ से लोड नहीं किया जाता। देख सकते हैं यहाँ पर आपको मशीन देखने को मिलेगा। इन मशीनों की सहायता से यहाँ पर जो सामान होता है बच्चों, इसको लोड किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एक गद्यांश कुछ इस तरह से दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि समुद्री बंदरगाह द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की सूची बनाइए। जो समुद्री बंदरगाह होते हैं वो क्या क्या सुविधाएं हमें प्रदान करते हैं। तो देखिए, समुद्री बंदरगाह जो है वो कार्गो के लिए डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और भंडारण की सुविधाएं प्रदान करते हैं। कार्गो को क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इस तरह के जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं इनको कार्गो कहा जाता है और यहाँ पर बंदरगाहों पर इनको लोड करके दूसरे देश में भेजा जा सकता है। अगर दूसरे देश से आया है तो अनलोड किया जा सकता है, या फिर अभी कहीं नहीं ले जाना है तो इस तरह के कई सारे कार्गो को स्टोर किया जा सकता है, जो पिछला मैंने आपको फोटो दिखाया उसके अंदर आपने देखा होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह की जो सुविधाएं होती हैं ये बंदरगाह हमें प्रदान करता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समुद्री बंदरगाह के महत्व को तय करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, कार्गो का आकार और संभाले गए जहाजों की संख्या। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार क्यों माना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, बेशक देख करके ही कमेंट करके बताइए, लेकिन कमेंट करके बताइए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 3 नंबर के क्वेश्चन में कई बार ही आ जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर। देखता हूं सबसे पहले कौन सा बच्चा यहाँ पर कमेंट करके बताता है। यही चीज इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, इसके बेसिस पर ये रहे क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 19वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि भारत में दशकीय विकास दर दर्शाने वाले ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एक ग्राफ दे दिया है। ठीक है, इसका अध्ययन आपको करना है और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर देना है। तो इस तरह से देख सकते हैं। इसके बेसिस पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की और क्यों की थी। तो 1921 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1981 के बाद से जनसंख्या वृद्धि में गिरावट के कारण बताइए। 1981 के बाद से जनसंख्या वृद्धि में हमें गिरावट देखने को मिली। क्यों भैया? क्योंकि विवाह की औसत आयु में हमें वृद्धि देखने को मिली थी और महिलाओं की शिक्षा जो है वो अच्छी होने लगी थी। इसीलिए यहाँ पर 1981 के बाद से जो जनसंख्या वृद्धि है वो यहाँ पर उसमें गिरावट देखने को हमें मिली थी बच्चों। ठीक है, सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, परफेक्ट।
अब देखिए आपका आ जाता है सेक्शन सी, जिसके अंदर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, इसका आंसर आपको देना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करके। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचार को उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन अगर आपसे घुमा करके पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अत्यंत प्रभावित हुआ, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर आपको कुछ इसी प्रकार से लिखना है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभ अवस्था, जो आरंभिक अवस्था है उसमें मानव की प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर अत्यंत निम्न था। उस समय सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। स्टार्टिंग में इंसानों के पास उतना ज़्यादा दिमाग नहीं था, वो टेक्नोलॉजी का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था। ठीक है, और प्रकृति के अनुसार ही मानव यहाँ पर स्वयं को ढालता था। प्रकृति के समय मान लीजिए उस टाइम पे ना जो हम लोग थे वो बिल्कुल प्रकृति के अकॉर्डिंग चलते थे। अगर प्रकृति हर चीज़ के लिए अलाउ कर रहा है तो ही हम चीज़ों को फॉलो करते थे, अगर नेचर अलाउ नहीं कर रहा है तो हम फॉलो नहीं करते थे, हम डरते थे प्रकृति से। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बता रखा है कि इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था। उस टाइम पे बिजली उजली कड़कता था ना, बोलता अरे भैया हुड़ हुड़ हुड़, देखो क्या हो गया। ठीक है, ये भागो भागो यहाँ से, देखो बिजली कड़क गया, भगवान हमारे ऊपर गुस्सा हो गए। ठीक है, ये वो। लेकिन आज का जो मानव है बच्चों, वो मानव ऐसी चीजों से नहीं डरता है। इसी के तो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं हमें। हम प्रकृति से जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसके बहुत दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं बच्चों हमें। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है कि इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया था। इस सामंजस्य को पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा और इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि संसार में जनसंख्या प्रवास के प्रमुख अपकर्ष कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अपकर्ष कारक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझिए। प्रवास के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर व्यक्ति रहता है उस जगह से ज्यादा अच्छा जहां पर वो जा रहा है, ठीक है, वो बनाता है। मान लीजिए कि आदमी इंडिया में रहता है, ठीक है, और वो जा रहा है अमेरिका में यानी कि यूएस में। ठीक है, तो उसका उद्गम स्थान क्या हुआ, इंडिया हो गया, और गंतव्य स्थान कौन सा हो गया उसका, वो हो गया आपका यहाँ पर अमेरिका। ठीक है, तो आदमी इंडिया छोड़ करके अमेरिका क्यों जाएगा, क्योंकि वहां पर काम के बेहतर अवसर उसको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक डॉक्टर इंडिया में है, उसका सैलरी है 40 लाख रुपए, वही वहां जाएगा तो उसको 4 करोड़ मिलेगा, तो भैया वो 4 करोड़ कमाएगा ना, 40 लाख थोड़ी ना लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लोग अपने उद्गम स्थान की अपेक्षा यहाँ पर गंतव्य स्थान को ज्यादा आकर्षक मानकर वहां पर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। और क्या कारण होते हैं भैया कि ये लोग प्रवास कर जाते हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं देखने को मिलती है वहां पर, उनको शांति व स्थायित्व देखने को मिलता है, अनुकूल जलवायु देखने को मिलती है, और जीवन व संपत्ति की सुरक्षा देखने को मिलती है बच्चों। इस कारण से लोग प्रवास कर जाते हैं अपने गंतव्य स्थान को छोड़ करके उद्गम स्थान की ओर। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है इसका वन शॉट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। दोनों ही बुक का मैंने अपलोड कर दिया है। पहला वाला बुक का अराउंड 4 से 5 दिन पहले अपलोड किया था, तो उसका वीडियो जरूर देखिएगा। और आपका जो दूसरा वाला बुक है इसका कल मैंने लाइव लिया था, ठीक है, तो इसका वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपका एक सैंपल पेपर और अपलोड कर रखा है, उसको भी जरूर देख करके जाइएगा। कल के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए, या ऐसे भी पूछ सकता है कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पेपर में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है बच्चों। देखिए, वृद्धि समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है बच्चों, वृद्धि जो होती है ये आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक गिलास पानी है, क्या है, एक गिलास आपका पानी है,
तो उसके अंदर वृद्धि जब हो रही है तो वो आपका प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, और माइनस में भी हो सकता है। माइनस में वृद्धि हो रही है तो पानी कम होता जाएगा और प्लस में वृद्धि है तो पानी ज्यादा होता जाएगा। ध्यान से यही कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहीं पर बच्चे मात खा जाते हैं। उनको लगता है कि वृद्धि केवल प्लस में होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। वृद्धि केवल प्लस में नहीं होता है, माइनस में भी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं वृद्धि में हमें ये देखने को मिलता है कि ये आपका मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करता है, और ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जबकि जो आपका विकास होता है इसका अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन से, जो सदैव आपका सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो या गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन की सूचक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया, बताइए। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक कहते हैं कि अगर विकास हो रहा है तो इंसानों के विकल्पों में वृद्धि होना चाहिए। जैसे पहले के टाइम पे लोग बैलगाड़ी से चलते थे, है कि नहीं, और आज के टाइम पे लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहले के टाइम पे एक बैलगाड़ी ऑप्शन था, आज के टाइम पे ट्रेन हो गया, आपका बस हो गया, ट्रक हो गया, आपका बाइक हो गया, कार हो गया, एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, तरह तरह का आपके पास ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पर जो डॉक्टर महबूब उल हक जी बोलते हैं कि अगर विकास हो रहा है, मानव विकास हो रहा है, तो लोगों के यहाँ पर विकल्पों में वृद्धि होना चाहिए, जो कि हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि मानव विकास क्या है, वो हो रहा है बच्चों। साथ ही साथ यहाँ पर महबूब उल हक जी बोलते हैं कि मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है, पॉजिटिव यहाँ पर चेंज लाता है। तो ये भी चीज हमें देखने को मिल रहा है। विकास परिवर्तनशील है, इसका उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना होता है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। तो यह बातें डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा कही गई है मानव विकास के संदर्भ में, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। इसी क्वेश्चन के अंदर एक अथवा दे दिया, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं कि खनन की विधियां कौन सी है। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2019 में जब मैं अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहा था, उससे पहले जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो मेरा एक दोस्त बहुत रटा करता था इस क्वेश्चन को। उसका नाम आई थिंक शायद कुछ धर्मेंद्र ऐसी कुछ नाम था, ठीक है, नाम याद नहीं है बच्चों मुझे। तो वो मेरा दोस्त ना इस क्वेश्चन को बहुत रटा करता था और उसी ने मुझे ये क्वेश्चन समझाया था बच्चों, ठीक है, और मुझे आज तक ये क्वेश्चन याद है। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है, खनन की विधियां। अब मुझे तो इतना ही पता था उस टाइम पे कि भैया खनन के लिए, खनन मतलब खोदना, और सीधा फावड़ा उड़ा निकालो और खोदना शुरू कर दो। लेकिन उसने मुझे बताया कि भैया खनन भी अलग अलग तरह का होता है। देखिए, इस तरह से आपका होगा कि उपस्थिति की अवस्था व अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार के होते हैं। पहला भूमिगत या फिर कूप की खनन, जिसमें लिफ्ट की सहायता ली जाती है, और दूसरा होता है धरातलीय या फिर विवृत खनन, जब खनिज धरातल के निकल हो। यहाँ खनन का सबसे सस्ता तरीका होता है, ठीक है। तो खनन से रिलेटेड ये दो चीजें याद रखिएगा, एक होता है आपका भूमिगत या कूप की खनन जिसमें लिफ्ट की सहायता ली जाती है, और दूसरा होता है धरातलीय या विकृत खनन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका खनिज जो होता है ना धरातल के निकल होता है, ठीक है। और यहाँ खनन का ये जो होता है, खनन का सबसे सस्ता तरीका होता है, कौन सा, धरातलीय या फिर विकृति खनन बच्चों, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्वच्छंद उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जो आपका स्वच्छंद उद्योग होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये जो उद्योग होते हैं बच्चों, ये व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। साथ ही साथ ये बताया गया इसके बारे में कि ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, ठीक है। जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं ना, स्वच्छंद उद्योग, ये कोई भी स्पेसिफिक टाइप का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल उस पर डिपेंड नहीं रहते। इसमें कम मात्रा में उत्पादन होता है, ठीक है। और इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। जब भैया उत्पादन यानी प्रोडक्शन ही कम होगा तो श्रमिक लेबर वगैरह भी कम लगेंगे, और सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों।
इसके आगे आ जाता है हमारा सेक्शन डी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 28 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। इस सेक्शन को और इसके आगे वाले सेक्शंस को हम लोग करेंगे इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप सैंपल पेपर्स को बाय कर सकते हैं। सैंपल पेपर बाय करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप अभी कांटेक्ट कर सकते हैं और 50% की भारी छूट का लाभ उठा सकते हैं बच्चों। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।